नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन, जो कि फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है जो बांध के रखता है दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज जो उनको होल्ड करके रखता है एक दूसरे के साथ, वो होता है ग्रेविटेशन। तो हर एक बॉडी अट्रैक्ट करती है दूसरी बॉडी को एक फोर्स से, जिस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कि जो भी बॉडीज़ है ना, पूरे स्पेस में चाहे तो है ना, अर्थ पे कोई भी बॉडी है दो, वो बॉडीज एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो अट्रैक्शन की ही होती है ना, तो वैसे अट्रैक्ट ही कर रही होगी वो बॉडीज। अगर चार्ज्ड है तो रिपल्शन भी होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी, वो कोई और टॉपिक है ना। तो अगर हम सिर्फ बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की, तो ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है नेचर में। तो दो बॉडीज जो पूरे स्पेस में या अर्थ पे या कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रही है, दो बॉडीज, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो उनको बाइंड करके रखेगी एक दूसरे के साथ में, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कहाँ कहाँ दिखती है? सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ पे था कि अर्थ और मून है, अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व करता है, तो अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व कर रहा है, वो कर कैसे पा रहा है? तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं है कि अर्थ ने मून को खींचा हुआ है अपनी तरफ, जितना अर्थ ने मून को खींचा है उतना ही मून ने भी अर्थ को खींचा हुआ है। तो एक दोनों तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो जो भी आपका स्पेस में अर्थ, सन के आसपास अर्थ या दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है, या अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग मून्स है जो उनके आसपास रिवॉल्व करते हैं, या कोई भी दो अलग स्टार्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे स्पेस में, उन सब के बीच में जो फोर्स होगी वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। बल्कि अर्थ पे भी अगर हम चल पा रहे हैं, है ना, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को होल्ड करके रख पा रहे हैं ना, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो, प्लैनेट ऑर्बिट कर पा रहे हैं सन के आसपास, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में अगर जाएगा तो फ्लोट कर जाएगा, स्पेस में तैरना शुरू कर जाएगा, तो वो भी किस वजह से होता है? ग्रेविटेशन की वजह से। अगर नहीं होता तो वो गिर जाता वहाँ पे, है ना, ग्रेविटेशन नहीं होता तो। ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड, कोई भी चीज़ जो है वो ग्राउंड पे गिर रही है, अगर मैं इसे छोड़ दूँ पेन को तो ये गिर जाएगा ग्राउंड पे, तो वो नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की ओर खींच रहा है उसको, जिसे हम वैसे ग्रेविटी बोलते हैं, वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन ने एक लॉ दिया ग्रेविटेशन पे, जिसे बोला जाता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे डिफाइन किया इन्होंने? कि ये एक फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स बॉडीज। दो, मान लो एक बॉडी है मास m1, एक बॉडी है मास m2। ये बॉडीज जो है मास m1 और m2, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर है और ये एक दूसरे को होल्ड करके रख पा रही है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा हुआ है इन दोनों के बीच में। इसे हमने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको निकालना है यहाँ से कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी वैल्यू होगी, जो फोर्स लग रहा है यहाँ इन दोनों के बीच में, उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम उसकी डिपेंडेंसी निकाल पाए फोर्स की, वो किस किस पे डिपेंड है। तो न्यूटन ने बोला कि जो ये फोर्स होगी बीच में, ये मासेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मासेस के प्रोडक्ट के। तो फोर्स जो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर ले तो हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा एक कैपिटल G m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो कैपिटल जी है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पे देखोगे ना, दैट रिमेन कांस्टेंट। कितनी? 6.674 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम पर स्क्वायर सेकेंड, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए इसकी वैल्यूज, ठीक है। 6.674 इंटू 10⁻⁻11, है ना, ये होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। और इसकी वैल्यू हर जगह यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। तो ये था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने बताया क्या हमें? फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपको फोर्स निकालना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो आपको उनके बीच में डिस्टेंस पता होना चाहिए, उनके मासेस पता होने चाहिए, और जी का वैल्यू तो हर जगह पे कांस्टेंट ही होता है, तो आप फोर्स की वैल्यू भी निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब देखो ग्रेविटी क्या होता है फिर। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ठीक है, ग्रेविटी क्या, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही होता है? नहीं, है ना। तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में? तो ग्रेविटी जो होता है ये एक फोर्स होती है बाय विच अर्थ पुल अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ जो खींचती है ना। जैसे कोई भी ये है एप्पल, ये अर्थ पे अगर गिर रहा है तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में फोर्स होगी दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी किस तरह से डिफरेंट है? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो कंपैरेबल मासेस के बीच में। अगर मैं मून और अर्थ की बात करूं तो दोनों बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है ना, दोनों के बीच में जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। पर मैं अगर एक प्लैनेट पकड़ लूं, मान लो मैंने अर्थ पकड़ लिया, या मैं मून पकड़ लूं, अब मैं मून पे कोई छोटा ऑब्जेक्ट को वहां पे गिरा दूं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां पे गिरा दूं, तो वो ग्रेविटी आ जाएगी, क्योंकि वो उसके सेंटर की तरफ खींच रहा है अब उसको। अब वो दोनों एक दूसरे को होल्ड करके नहीं रख पा रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहा है, अब एक ही इसमें मूव कर रही है और सेंटर की तरफ जा रही है दूसरी बॉडी के, तो दैट इज ग्रेविटी। जब हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक प्लैनेट या स्पेसिफिक स्टार की बात करते हैं ना, तो उसकी जो ग्रेविटी होगी वो अलग, वो होगी ग्रेविटी जो वहां पे फोर्स लगेगी किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट पे। तो ग्रेविटी जो होती है ये होती है फोर्स विद विच एक बॉडी या अर्थ पुल अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ अर्थ या कोई भी दूसरी जो प्लैनेट है वो खींच रहे होंगे, तो उसे बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी होता है एक तरह से आपका छोटे और एक बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में, और जब हम दो कंपैरेबल ऑब्जेक्ट की, दो कंपैरेबल मासेस की बात करते हैं, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल एक मोशन होता है ऑब्जेक्ट का जहां पे ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। कोई और फोर्स लगी नहीं रही है, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम बोलेंगे कि बॉडी फ्री फॉल में है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से, देखो इस पेन को यहाँ से मैं छोड़ दूं, तो जो ये गिरेगी जिस फोर्स से, कोई और चीज इस पे फोर्स नहीं लगा रही है, गिरेगा क्यों ये? क्योंकि इस पे ग्रेविटी जो है वो खींच रही है इसको अपनी तरफ, अर्थ की ग्रेविटी खींच रही है ना, कोई और फोर्स इस पे नहीं लग रही है फिलहाल के लिए। तो जो कोई और फोर्स अगर नहीं लग रही है, इफ द बॉडी इज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली, है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो मोशन में है, तो उसे हम बोलेंगे फ्री फॉल, है ना, फ्री फॉल मोशन में। तो अगर वो मोशन में है तो एक फोर्स उस पर लग रही है, फोर्स उस पर लग रही है तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेट होता है अगर फोर्स लग रही हो, है ना। तो एक जो वो एक्सेलरेशन आ रही है ना, जो ग्रेविटी की वजह से बॉडी में, है ना, बॉडी जो मूवमेंट हो रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ? ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट में आने वाली एक्सेलरेशन, है ना, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई जो बॉडी में ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से करते हैं रिप्रेजेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है अगर हम अर्थ के लिए देखें, है ना, फॉर अर्थ के लिए अगर देखो आप,
तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मून के लिए अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो तो इसकी 1/6 होती है, जो वहां पे ग्रेविटी होती है। अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 ग्रेविटी होती है वहां पे, है ना। तभी आप यहाँ पे तो आप तुरंत गिर जाते हो, पर वहां पे आप धीरे से गिरोगे, क्योंकि 1/6 होती है वहां पे ग्रेविटी, उतनी स्ट्रांगली नहीं खींच रहा आपको। वहां पे हमने देखा होगा एस्ट्रोनॉट जब मून पे चलते हैं तो कैसे वो हवा में थोड़ी देर रहते हैं, फिर इस तरह से चलते हैं हवा में, वो है ना। तो वो क्या होता है, वो क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटी है, फोर्स है जो अट्रैक्शन की, वो कम है, वो कम अट्रैक्ट कर रहा है उनको, उनकी बॉडीज को नीचे कम फोर्स से खींच रहा है, तो इसीलिए वहां पे कम है। अगर मान लो आपका वेट यहाँ पे, अब वेट क्या होता है, W = mg होता है, जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। तो एक तो हमारा मास होता है और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उनको मिला के वेट बनता है, ठीक है। तो ये भी डिस्कस करेंगे आगे, अभी वेट और मास किस तरह से डिफरेंट है। तो मतलब हमारे मास में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई है। अगर हमारा वेट यहाँ पे अर्थ पे मान लो 60 kg है, मून पे कितना आएगा, 1/6 है ना वहां पे ग्रेविटी, तो 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा मून पे हमारा वेट, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे जो है वो कम है। अब ग्रेविटी अर्थ पे कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर क्या ये अर्थ के सरफेस के साथ वेरी करती है क्या? अगर हम अर्थ के ऊपर जाते रहे तो ये क्या हो जाएगी? अगर हम नीचे डेप्थ में जाए तो कुछ होगा? या अर्थ पे ही हम अगर मूव करें इधर उधर या ऊपर नीचे तो क्या कुछ होगा इसकी जी को? तो हाँ, वैल्यू ऑफ जी जो होगी वो डिक्रीज करेगी विद हाइट में जाते जाओगे। ये अर्थ का सरफेस है, मान लो ये अर्थ है, हाइट के साथ ऊपर जाओगे, इस पॉइंट पे ये है हाइट h, इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कम हो जाएगा। 9.8 होता है यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है g का वैल्यू, है ना। पर जब ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगा। क्या जब तुम डेप्थ में जाओगे, अगर डेप्थ में जाओगे तो क्या होगा? तो डेप्थ में जाएंगे तो भी जी का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। एक्सपेरिमेंटली ये हमने देखा, जब कैलकुलेशन करी तो ये वाला जी का वैल्यू भी 9.8 से कम आ रहा था ऊपर जाते हुए, और नीचे जाते हुए भी कम आ रहा था। और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में रेडियस 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 हो जाएगा यहाँ पे जाके, है ना, सेंटर पे। तो नीचे जाते जाते कम होता जाएगा, ऊपर जाते जाते भी जी का वैल्यू कम होता जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना? 9.8। तो क्या हर पॉइंट पे अर्थ पे 9.8 होगा क्या? चलो हमने ये तो मान लिया कि सरफेस पे मैक्सिमम होता है, हाइट पे नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, कम हो जाएगा, ठीक है। पर क्या अगर मैं अर्थ पे ही इधर उधर ऊपर नीचे मूव करूं, अगर अर्थ पे कहीं पे कम या ज़्यादा हो रहा है, तो यस, जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल्स पे और मिनिमम होती है इक्वेटर पे, है ना। तो मैक्सिमम होती है पोल्स पे और मिनिमम होती है इक्वेटर पे। ये देखो कैसे। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना जी, वो बराबर होती है Gm/r²। ऐसा होता है इसकी इक्वेशन। तो जी यहाँ पे होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m होता है मास और r होता है रेडियस, या चलो रेडियस ही ले लो, रेडियस ऑफ प्लैनेट। जिस भी प्लैनेट की आप बात कर रहे हो, अर्थ की कर रहे हो तो अर्थ का रेडियस, है ना। अब देखो g बढ़ेगा तो ये वाला g भी बढ़ेगा, m बढ़ेगा तो ये वाला g भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सीधा सामने है। पर अगर r बढ़ेगा तो g घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, है ना। अब देखो अर्थ की शेप कैसी होती है? अर्थ की शेप पूरी सर्कुलर है क्या? पूरी मतलब स्फेरिकल है क्या? नहीं, स्फेरिकल नहीं है। कैसी है? ओवल शेप है, इस तरह से कुछ होगी शेप।
तो इक्वेटर वाली जो लाइन होगी वो लंबी होगी, पोल्स वाली लाइन छोटी होगी। मतलब ये वाला रेडियस बड़ा है और ये वाला रेडियस थोड़ा छोटा होगा। तो कैपिटल आर से मैंने बताया इक्वेटर वाला रेडियस, पोल्स वाला रेडियस मैंने स्मॉल आर से बताया। स्मॉल आर वाला छोटा होगा, कैपिटल आर वाला बड़ा रेडियस होगा। अब देखो रेडियस जहां पे बड़ा है वहां पे जी की वैल्यू कम होगी, तो इक्वेटर पे रेडियस बड़ा है तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होगी। इस पॉइंट पे जाओगे यहाँ पे भी जी की वैल्यू कम होगी। अगर हम पोल्स पे जाएं, पोल्स पे रेडियस कैसा है, छोटा है, कम है, और यहाँ पे जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। पोल्स पे आर की वैल्यू कम है और जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेटर पे कम होती है, जी की वैल्यू मिनिमम होती है इक्वेटर पे और मैक्सिमम होती है पोल्स पे। तो देखो जी की वैल्यू एक तो वेरी कर रही है विद द हाइट एंड डेप्थ। अगर हाइट में जाओगे तो कम हो जाएगी, डेप्थ में जाओगे तो कम हो जाएगी, सरफेस पे मैक्सिमम रहेगी। पर सरफेस पे भी वेरी कर रही है अगर हम इक्वेटर और पोल्स पे मूव करें। अगर पोल्स पे मूव करेंगे तो कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी जी की वैल्यू पोल्स पे, है ना। ये इस पॉइंट पे जी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। इक्वेटर पे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी यहाँ और यहाँ। और ऑल्सो जी डिक्रीज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ अगर है और ये रोटेट कर रही है तो भी जी की वैल्यू कम होती है उस वजह से भी। अगर अर्थ रुक जाए तो जी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। रोटेशन के साथ कैसे कम होती है, अब देखो दो तरह की फोर्सेस होती है। एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। जो सेंट्रीपिटल होती है वो होती है टुवर्ड्स दी सेंटर। किसी भी बॉडी पे अगर सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है, मान लो ये प्लैनेट्स है, ये सन के आसपास घूम रहे हैं, तो इसको सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है, एक बाइंड करके रख रही है इस पे फोर्स, तो ये वाली फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल है। तो फोर्स ऑन प्लैनेट्स, है ना, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और फोर्स ऑन मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, है ना, या किसी और प्लैनेट के मून की अगर बात करें तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल कैसी होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर जो लग रही है, अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे एक बकेट लिया आपने पानी की और उसको आपने घुमाया ऐसे पकड़ के, है ना, ऐसे घुमाया उसको पकड़ के बकेट को, तो अब उसमें जो पानी रखा है ना, आपने उसको पानी जो उसमें रखा आधा सा भर दिया उसको, और वो पानी पे एक बाहर की और फोर्स लग रहा होगा उस पानी पे, तब जिसकी वजह से वो गिर भी नहीं रहा ना, ऐसे पकड़ के अगर घुमाओगे पानी की बकेट लेके, तो जो वो बाहर को फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो रोटेशन जब अर्थ की होती है इस तरह से, तो इस पे भी एक फोर्स काम करती है, इस पे जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, है ना, उस पे भी एक फोर्स लगती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अगर तुम कोई भी एक ऐसे डिस्क जैसा स्ट्रक्चर ले लो, ऐसे डिस्क ले लो और इसको एक इस तरह से बांध दो किसी चीज़ से, यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे लगा दो, कोई तार या कुछ लगा दो और उसको ऐसे घुमाओ, है ना, ऐसे पकड़ के, इसके ऊपर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर कुछ रख दो और ऐसे घुमाओगे ना, अगर इसको ये घुमाओगे तो डिस्क से ये पत्थर इधर उधर उड़ जाएंगे। तो अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब इन पे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है जो दूर इसको भेज रही है। वैसे ही अर्थ भी तो एक स्फीयर है जिस पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं बहुत सारे, है ना। अब इन सब ऑब्जेक्ट पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है इसकी रोटेशन की वजह से। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर। और जो इस पे लग रही है ग्रेविटी होगी वो कैसे लगती है, अंदर की ओर सेंटर की तरफ खींचती है ना वो सारे ऑब्जेक्ट्स को। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन के साथ बाहर को लग रही है तो ग्रेविटी को अब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उनको सेंटर की तरफ लेके आने के लिए, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, जो हर ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर की तरफ खींचती है और सेंट्रीफ्यूगल दूर भेज रही है। तो यहाँ पे जो है वो क्या कर रही है, ग्रेविटी को इसको पास लाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो रोटेशन के पास साथ भी क्या होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है,
तो आपको आई होप आपको समझ आया है ये कि वेरिएशन इन जी कैसे होता है, हाइट डेप्थ के साथ डिक्रीज करता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है इक्वेटर पे और डिक्रीज करता है रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। वेट ऑफ द बॉडी अगर हम देखें लिफ्ट में, है ना, लिफ्ट में बात करें, अब लिफ्ट में जब आप जाते हो ऊपर नीचे, लिफ्ट मतलब एलिवेटर में जब जा रहे हो ऊपर नीचे, तो क्या होता है ना, एपरेंट वेट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए, एपरेंट वेट आ जाता है, मतलब जो हमारा एक ट्रू वेट होता है जो है, फिर कई बार ऊपर या नीचे जाते हैं वो डिक्रीज या इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ना, तो उसे हम बोलते हैं एपरेंट वेट, है ना, जो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो 4 केसेस इसमें बनेंगे। सबसे पहला देखो, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। स्टेशनरी मतलब अगर ये एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, मतलब तो यहाँ पे क्या है पहले केस में, या तो स्टेशनरी होगी मतलब एट रेस्ट, या तो रुकी हुई होगी, या फिर मूव कर रही होगी तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही होगी। अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो जो हमारा वेट होगा वो हमारा ट्रू वेट होगा, मतलब जो हमारा वेट एक्चुअल में है वही आ रहा होगा। इसमें मान लो आप एक वेट पे खड़े हो, लिफ्ट आपने लिया, लिफ्ट में हो आप, और आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हुए हो। तो वेइंग मशीन पे जब आप खड़े हुए हो और आपकी लिफ्ट अगर रुकी हुई है या रुकी नहीं है तो चल रही है, तो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो जो आपका वेट है वो वही आएगा, जो आपका ट्रू वेट है वही वेइंग मशीन दिखाएगी। अगला देखो, अगर लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर मूव कर रही है ना, लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो वेट क्या होगा, देखो नीचे की ओर क्या लगता है mg, और ऊपर की ओर क्या जा रहा है a, और लिफ्ट यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है या टेंशन लग रहा है। टेंशन होता है जो एक स्ट्रिंग पे, रस्सी पे, क्योंकि लिफ्ट क्या कैसे मूव कर रही है, उसको किसी ना किसी चीज ने तो पकड़ा होगा ना ऊपर से, तभी तो ऊपर या नीचे मूव कर पा रही है वो। तो यहाँ पे जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो देखो क्या हो रहा है कि अगर ये क्या है, ये है फोर्स, एक्सेलरेशन यहाँ लग रही है ना, एक्सेलरेशन ये हो रही है तो एक फोर्स लग रही होगी ma, है ना, फोर्स और r ऊपर की ओर, तो फोर्स प्लस r ऊपर की ओर जा रहा है ना दोनों, तो एक तरफ वाले एक तरफ लिख दो और दूसरी तरफ है mg, जो नीचे की तरफ इसका वेट मूव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा mg माइनस ma। तो देखो हमारा वेट क्या था mg, उसमें कुछ एपरेंट वेट आ गया, ट्रू वेट नहीं रहा, कुछ एपरेंट वेट आ गया बॉडी का। तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट होगा दैट इज मोर देन ट्रू वेट, ट्रू वेट से ज्यादा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है W यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा इसके खुद का जितना वेट था। मान लो अगर ये 60 किलो का था, स्टेशनरी या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तब तो ये सेम दिखाया, 60 ही दिखाया, पर अगर ऊपर की ओर जा रही है तो वेट बढ़ जाएगा, यहाँ पे 61, 62, 63 कुछ 1-2 किलो ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर नीचे की ओर जा रहा है, अब देखो अगर गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन, नीचे की ओर जा रहा है किसी भी एक्सेलरेशन से बॉडी, तो इसका वेट जो है वो ट्रू वेट से कम आएगा, है ना। यहाँ पे वेट जो है वो ट्रू वेट से कम आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार, है ना, प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, तो इसको अच्छे से समझ लेना कॉन्सेप्ट को। और अगर कोड ऑफ लिफ्ट इज ब्रोकन, अगर मान लो ये कट गया, यहाँ से कोड ही टूटी, लिफ्ट में हो आप और ऊपर से कोड ही काट दी किसी ने, और लिफ्ट अब छूटी नीचे, है ना, छूट गई है, इस तरह से फ्री फॉल मोशन में आ गई। तो फ्री फॉल मोशन में क्या होता है, फ्री फॉल मोशन में, एक मिनट, g की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, g की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वेट जो होता है वो mg होता है, और g 0 हो गया तो w भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे वेट 0 हो जाता है, मतलब वेटलेसनेस आ जाती है, वेटलेसनेस आ जाती है, ठीक है, वेटलेसनेस बोलते हैं इसको। और किस में होती है, अगर एस्ट्रोनॉट जा रहे होते हैं, एस्ट्रोनॉट स्पेस में है, तो स्पेस में वो कैसे तैर रहे होते हैं ना,
तो उन पे कोई ग्रेविटी नहीं है वहां पे, है ना। मतलब किसी प्लैनेट पे नहीं गिर रहे ना वो, अगर प्लैनेट कोई उनको अपनी तरफ खींच रहा है सेंटर की तरफ, तभी वहां पे ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी जहाँ पे जीरो हो जाए वहां पे वेटलेसनेस आ जाती है। तो यहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो गया, अंदर तो इस पे कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, क्योंकि ये अब लिफ्ट के सरफेस से डिटैच हो गया है ना, हवा में है अभी इसके अंदर, क्योंकि इसका जो स्ट्रिंग है वही ब्रोकन हो गया है ना, टूट गया इसका स्ट्रिंग जिससे ये बंधा हुआ था, याद रहेगा। तो जब लिफ्ट क्या होती है, रेस्ट पे होती है, स्टेशनरी होती है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होती है, वहां पे जो वेट होगा वो आपकी ट्रू वेट के बराबर है, जितना आपका वेट है एक्चुअल में उतना ही है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो कुछ वेट ऐड हो जाता है, एपरेंट वेट आ जाता है, तो ऊपर जाते हुए वेट जो है वो बढ़ जाएगा, नीचे जाते हुए वेट कम हो जाएगा, और अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी जीरो हो जाएगी और वेटलेसनेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका आज पहला पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।